हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 2 कल्चरल चेंज, सोशियोलॉजी बुक ग्रेड 12 से। हमारा जो पिछला चैप्टर था उसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो कॉलोनियलिज्म था उसने ऐसे बदलाव लाए जिससे जो हमारी इंडियन सोसाइटी है उसका जो एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आए। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जो शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन हुआ, उससे लोगों की जो जिंदगी होती है उनमें बहुत ज्यादा बदलाव हुए। जो फैक्ट्रीज थी अब उन्होंने क्या रिप्लेस कर दिया, जहां लोग पहले खेतों में काम करते थे अब जो है वो लोग फैक्ट्रीज में जाने लगे। जो शहर थे उन्होंने गांव को रिप्लेस कर दिया, ऐसे कि वो अब जो है बहुत सारे लोगों की रहने की जगह बन गई। तो जो रहने का और जो काम करने के अरेंजमेंट्स थे या जो स्ट्रक्चर था उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आए। चेंजेस हमारे कल्चर में भी आए, हमारे तौर तरीके में भी आए जिंदगी के। जो हमारे सिद्धांत है, हमारी वैल्यूज है, हमारा फैशन है, यहाँ तक कि हमारी जो एक बॉडी लैंग्वेज होती है, उन सब में हमने चेंज महसूस किया। तो जो सोशलॉजिस्ट थे उन्होंने ये समझा कि जो सोशल स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक तरह का लगातार चलने वाला ऐसा अरेंजमेंट है लोगों का जिसमें जो रिलेशनशिप होती है उसे या तो डिफाइन किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। और कल्चर जो है उसको कैसे समझा कि वो एक सामाजिक तौर पे ऐसा एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स या पैटर्न्स है जिस पे हमारा बिहेवियर निर्भर करता है। आपने पहले से ही स्टडी किया है स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में जो कॉलोनियलिज्म लेकर आए चैप्टर 1 में। हमने उस चीज को पूरी तरह से समझ लिया। अब आप देखेंगे कि कैसे वो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस थे उनमें उनकी कितनी इंपॉर्टेंस थी और उनकी कितनी ज्यादा जरूरत है समझने के लिए कि कल्चरल चेंजेस उनकी वजह से कैसे आए। तो हमारा ये जो चैप्टर है इसमें हम इसी चीज को समझने की कोशिश करें। इस चैप्टर में हम दो डेवलपमेंट्स के बारे में देखेंगे जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। दोनों ही एक तरह से कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट मान सकते हैं जो भी कॉलोनियल रूल रहा उसके असर का। पहला डील करेगा जो एफर्ट्स करे गए डेलिबरेटली, यानी कि एक डेलिबरेटली का यहाँ पर मतलब हुआ कि जानबूझकर एक खास उद्देश्य से, और जो कॉन्शियस एफर्ट्स किए गए यानी कि जो सोच समझ कर जो है सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा जो एफर्ट्स किए गए 19वीं सेंचुरी में और 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में जो नेशनलिस्ट थे उनके द्वारा जो एफर्ट्स किए गए ताकि जो हमारी सामाजिक एक तरह से प्रैक्टिसेस चल रही थी उनमें बदलाव किया जा सके, जिसके कारण जो विमेन थी या जो लोअर कास्ट थे उनके बीच में मतभेद होता था या उनके प्रति जो है एक तरह से समान भाव नहीं था। तो ये हमारा पहली डीलिंग होगी। दूसरा जो है वो थोड़ा कम उद्देश्य उससे है, लेकिन तब भी बहुत ज्यादा निश्चित तौर पे चेंजेस हुए कल्चरल प्रैक्टिसेस में, और उनको जो है हम समझ सकते हैं 4 प्रोसेसेस से, संस्कृताइजेशन से, मॉडर्नाइजेशन से, सेक्युलरिज्म से और वेस्टर्नाइजेशन। इन चारों प्रोसेसेस के थ्रू हम सेकंड उसको जो चेंजेस हुए कल्चरल प्रैक्टिसेस में उनको समझने की कोशिश करें। संस्कृताइजेशन जो है ये कॉलोनियल रूल के आने से पहले से था। बाकी जो 3 प्रोसेसेस हैं उनको हम ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। जो लोगों का रेस्पॉन्स हुआ, इंडिया के जो लोगों का रेस्पॉन्स था उन चेंजेस के प्रति जो कॉलोनियलिज्म लेके आए थे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जो कि 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में हुए। अभी तक हमने पढ़ लिया कि कैसे जो कॉलोनियलिज्म था उसका हमारे पे असर पड़ा, हमारी जिंदगियों पर उसका क्या प्रभाव था। जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स थे जो कि हुए इंडिया के अंदर 19th सेंचुरी में, उन्होंने जो है वो किस चैलेंजेस के प्रति हुए जो कॉलोनियल इंडियन सोसाइटी फेस कर रही थी, जो चैलेंजेस को उनके प्रति जो है ये रिफॉर्म मूवमेंट्स शुरू हुए। आप बहुत हद तक फैमिलियर होंगे कि सोशल इविल्स हम किसको कहते हैं, जिसने हमारी पूरी इंडियन सोसाइटी को एक तरह से प्लेग की तरह खराब कर दिया था या प्लेग की तरह एक तरह से बीमारी के तौर पे फैला हुआ था। वो सोशल इविल्स जो वेल नोन इश्यूज थे उसमें थे सती, चाइल्ड मैरिज, या जो विडो रीमैरिज है उस पर बैन करा जाए, या कास्ट के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता था। ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं करी गई कि इन सोशल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ाई करी जाए या आवाज उठाई जाए प्री कॉलोनियल इंडिया में, मतलब यानी कि कॉलोनियल रूल के आने से पहले। तब ये किसके अराउंड थी? सेंट्रल जो इनका मेन फोकस था वो बुद्धिज्म था, भक्ति या सूफी मूवमेंट्स के अराउंड था। तो जो 19th सेंचुरी का सोशल रिफॉर्म में कोशिशें की गई
वो जो है काफी हद तक मॉडर्न संदर्भ में थी और साथ ही साथ बहुत ज्यादा आइडियाज का हम एक मिक्सचर कह सकते हैं। ये एक तरह का क्रिएटिव कॉम्बिनेशन माना जा सकता है मॉडर्न आइडियाज का, यानी एक तरफ वेस्टर्न लिबरलिज्म थी और एक बिल्कुल ही नया लुक था जो हमारा ट्रेडिशनल लिटरेचर चला आ रहा है उसके प्रति। तो ये क्रिएटिव कॉम्बिनेशन हम इसको कह सकते हैं। अब देखते हैं मिक्स ऑफ आइडियाज। ये बॉक्स 2.1 का है। राजा राम मोहन रॉय जो थे उन्होंने सती प्रथा की जो प्रैक्टिस थी उसके ऊपर जो हमला बोला, वो के आधार जो था उन्होंने माना था उसका था कि ह्यूमैनिटेरियन और नेचुरल राइट्स जो डॉक्ट्रिन्स है उनके आधार पर या हिंदू शास्त्र जो है उन दोनों को ही आधार मान के अपील करते हुए इन्होंने जो है प्रैक्टिस जो सती की थी उसके ऊपर एक तरह से अटैक किया। राणा डे की जो राइटिंग्स थी जिसमें थी द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ ऑन द लॉफुलनेस ऑफ रीमैरिज ऑफ विडोज और जो दूसरी थी वैदिक अथॉरिटीज फॉर विडो मैरिज, ये पूरी तरह से बताती है कि एक तरह से शास्त्रिक तौर पे स्वीकृति दी गई थी कि जो विडोज हैं उनकी रीमैरिज हो सकती है। जो हमारी नई एजुकेशन थी उसका जो भी कंटेंट था वो काफी हद तक मॉडर्न और लिबरल था। जो लिटरेरी कंटेंट था इन कोर्सेज का ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज में वो लिया गया था जो लिटरेचर है यूरोपियन रेनेसां का, रिफॉर्मेशन का और एनलाइटमेंट का, उससे इनकी जो थीम्स थी वो ह्यूमनिस्टिक, सेकुलर और लिबरल थी। सर सैयद अहमद खान की जो व्याख्या है इस्लाम को लेकर वो जोर देती है फ्री इंक्वायरी की क्या वैलिडिटी है उस पर, साथ ही साथ जो एक तरह से हम कह सकते हैं आरोपित सिमिलैरिटीज हैं कुरानिक रिविलेशंस और लॉ ऑफ नेचर के बीच में जो कि डिस्कवर करी गई हैं मॉडर्न साइंस के द्वारा, उस पे जो है ज्यादा जोर दिया गया है। कंदुगिरी वीरेसलिंगम की जो बुक है द सोर्सेज ऑफ नॉलेज उसमें भी दर्शाया गया है कि फेमिलियरिटी नव्य और न्याय का जो लॉजिक है उसमें। वहीं पर उन्होंने ट्रांसलेट भी किए जो वर्क्स थे जूलियस हक्सले के जो कि एक एमिनेंट तौर पे बायोलॉजिस्ट थे। जो सोशियोलॉजिस्ट थे सतीश सबरवाल उन्होंने इलैबोरेट किया है मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में 3 पहलू निकाले हैं मॉडर्न फ्रेमवर्क के जो कि चेंज हुए थे कॉलोनियल इंडिया के अंदर। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कॉलोनियल इंडिया के अंदर जो है जो मॉडर्न फ्रेमवर्क है हमारे बदलाव का उसको जो है एक तरह से स्केच किया उन्होंने 3 पहलुओं के आधार पर। पहला था मोड ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा जिस तरह की फॉर्म्स थी ऑर्गेनाइजेशन की, और तीसरा आइडियाज जो विचार थे उनका नेचर कैसा था। जो नई टेक्नोलॉजीज आई उन्होंने बहुत तरीके की कम्युनिकेशंस की जो है एक तरह से गति प्रदान करी। जो प्रिंटिंग प्रेस थी, टेलीग्राफ था या बाद में जो है माइक्रोफोन, लोगों का जो जाना आना है, गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है स्टीम शिप के थ्रू, रेलवे के थ्रू, इन सब ने बहुत ज्यादा मदद करी कि जिसकी वजह से जो विचार हैं नए नए विचार जो है उनका आदान प्रदान शुरू हो गया। इंडिया के अंदर ही जो सोशल रिफॉर्मर्स थे पंजाब और बंगाल से उन्होंने अपने विचारों को एक्सचेंज किया उन रिफॉर्मर्स से जो मद्रास या महाराष्ट्र। केशव चंद्र सेन जो बंगाल के थे वो मद्रास आए 1864 में। पंडिता रमाबाई जो थी वो अलग अलग कंट्री के कॉर्नर्स में जो है उन्होंने ट्रैवल किया, कुछ जो है दूसरे कंट्रीज में भी गए। क्रिश्चियन मिशनरीज जो है उन रिमोट एरियाज में पहुंचे जो आज का हमारा प्रेजेंट डे का नागालैंड है, मिजोरम है या फिर मेघालय। जो मॉडर्न सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसी ब्रह्म समाज है बंगाल में या आर्य समाज पंजाब में, उनका सेटअप हुआ। जो ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस थी जिसे हम बोलते हैं अंजुमन ए खवातीन ए इस्लाम, इसका जो है इसको बनाया गया था 1914 में। इंडियन रिफॉर्मर्स ने जो है एक तरह से बहस करी, खाली पब्लिक मीटिंग्स में ही नहीं बल्कि पब्लिक मीडिया जैसे होती है, न्यूज़पेपर्स है, जर्नल्स, उनके माध्यम से भी। जो राइटिंग्स थी सोशल रिफॉर्मर्स की, चाहे उसको जो है ट्रांसलेट किया गया एक इंडियन लैंग्वेज से दूसरे में। जैसे विष्णु शास्त्री ने पब्लिश करी एक मराठी ट्रांसलेशन विद्यासागर की जो बुक थी वो इंदु प्रकाश 1868 के अंदर। इसी तरह से नए विचार जो थे लिबरलिज्म ऑफ फ्रीडम के या नए आइडियाज होम मेकिंग के, मैरिज के, नए रोल्स मदर्स के, डॉटर्स के, या नए आइडियाज जो अपनी एक खुद की सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, अपने उसमें जो प्राइड होती है कल्चर में या ट्रेडिशन में, वो सब उभर के आए। जो एजुकेशन है उसकी वैल्यू अब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी। ये देखा जाने लगा था नेशन के लिए बहुत क्रूशियल माना जाने लग गया कि वो मॉडर्न बने पर साथ ही साथ अपनी जो पुरानी विरासत है उसे भी बरकरार रखे। जो आइडिया था फीमेल एजुकेशन का उसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस हुई। एक सोशल रिफॉर्मर थी ज्योतिबा फुले, उन्होंने सबसे पहला स्कूल खोला वुमेन के लिए पुणे में। रिफॉर्मर्स ने ये तर्क दिया कि सोसाइटी को प्रोग्रेस करने के लिए विमेन का भी पढ़ा लिखा होना जरूरी है।
कुछ जो थे उनका ये मानना था, यानी कि प्री मॉडर्न इंडिया जो था, कि विमेन जो है वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए। कुछ लोगों ने ये ग्राउंड पे तर्क दिया कि ये जो है एक तरह से कुछ खास लोग हैं या कुछ ही लोग हैं जिसको इसका फायदा मिलेगा। तो एक तरह से जो फीमेल एजुकेशन थी उसको जस्टिफाई करने के लिए जो कोशिशें करी जा रही थी वो जो है एक तरह से मॉडर्न और ट्रेडिशनल आइडियाज दोनों के ही मेल से कोशिशें हो रही थी कि किसी तरह से फीमेल एजुकेशन को जस्टिफाई किया जा सके। जो ट्रेडिशन है, जो मॉडर्निटी है, उसके क्या मीनिंग्स हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा बहस हो रही थी। ज्योतिबा फुले जो थे उन्होंने जो है हमारी जो प्री आर्यन एज थी उसकी क्या एक शान थी उसको याद करते हुए कहा, या जो और थे जैसे बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने जोर दिया अपना जो आर्यन पीरियड था उसका क्या एक इतिहास था, एक उसकी क्या ग्लोरी थी, उसके ऊपर जोर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि 19वीं सेंचुरी में जो रिफॉर्म्स हुए उन्होंने एक ऐसे पीरियड जिसमें बहुत ज्यादा सवाल, दोबारा से व्याख्याएं, और चाहे वो मानसिक तौर पे हो या सामाजिक तौर पे जो ग्रोथ होती है उन सबको एक तरह से इनिशिएट किया। जो अलग अलग तरीके के सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स थे उनकी फिर भी कॉमन थीम्स थी, लेकिन कहने को कॉमन थीम थी लेकिन तब भी उनमें काफी असमानताएं थी। अब जैसे कुछ के लिए कंसर्न क्या था कि बस अपर कास्ट मिडिल क्लास वुमेन या जो मेन प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनकी जो क्या कहते हैं कंसर्न थी वो वहीं तक सीमित थी। कुछ लोगों के लिए ये जो कास्ट के प्रति भेदभाव हो रहा था, उनको अन्याय झेलना पड़ रहा था, वो उनके लिए मुख्यतः सवाल था। कुछ ऐसे सोशल इवेंट्स थे जो एक तरह से उभर कर आए थे क्योंकि जो सही मायने में स्पिरिट है हिंदुइज्म की उसमें कमी आ रही थी, तो उनके लिए वो कंसर्न था। ऐसे ही और भी थे जिनके लिए ये कास्ट या जेंडर तौर पे जो क्या कहते हैं उत्पीड़न झेलना पड़ता है, वो एक तरह से उनके मूलभूत आधार मान के चल रहे थे कि रिलीजन के लिए जो है ये जो है जो प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है ये उनका मुख्य कंसर्न था। इसी तरह से जो मुस्लिम सोशल रिफॉर्मर्स थे वो पॉलीगैमी और पर्दा इसके क्या मतलब है उस पर डिबेट कर रहे थे। अब जैसे एक रिजोल्यूशन जो है पॉलीगैमी के जो इविल्स हैं उसके अगेंस्ट पास किया गया या प्रपोज किया गया जहां नारा शाह नवाज के द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने क्या तर्क रखा कि ये जो पॉलीगैमी है, जिस तरह की पॉलीगैमी प्रैक्टिस करी जाती है कुछ सेक्शंस में मुस्लिम्स के द्वारा, ये पूरी तरह से कुरान की स्पिरिट के अगेंस्ट है और ये एक तरह से ड्यूटी बनती है एजुकेटेड वुमेन की कि वो अपने प्रभाव को जो है उसको एक्सरसाइज करे, उसको इस्तेमाल करे जो भी रिलेशंस हैं उनमें, ताकि इस प्रथा को किसी तरह से रोका जा सके। अब ये जो रेजोल्यूशन था जिसमें पॉलीगैमी को एक तरह से हम कंडम कर रहे थे, उसकी वजह से काफी ज्यादा बहस हुई मुस्लिम प्रेस में। तहजीब ए निस्वान जो लीडिंग जनरल था वुमेन के लिए पंजाब के अंदर, वो जो है इस रिजॉल्व के फेवर में आया, पर बाकी और जो थे उन्होंने इसको अप्रूव नहीं किया। जो कम्युनिटीज होती हैं उनके अंदर भी जो है अब डिबेट शुरू हो गई थी और खासतौर से इस पीरियड के दौरान जो है ये चीज बहुत आम थी। अब जैसे सती जो है उसका विरोध किया ब्रह्मो समाज जो समाज था उसने। जो रूढ़िवादी मेंबर्स थे हिंदू कम्युनिटी के बंगाल के अंदर, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी जिसको कहा धर्म सभा, और पिटीशन किया कि जो ब्रिटिश आर्ग्यू कर रहे थे कि जो रिफॉर्मर्स हैं उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो जो इन सेक्रेड टेक्स्ट हैं उनकी व्याख्या करें। इसी तरह से एक और नजरिया था जिसकी आवाज उठी दलित के द्वारा, वो था कि कंप्लीटली तौर पे वो रिजेक्ट कर रहे थे जो भी हिंदू कोड है उसको। अब जैसे मॉडर्न एजुकेशन उसका एक तरह से हथियार बनाकर मुक्ताबाई जो एक 13 साल की स्टूडेंट थी पुले स्कूल में, उन्होंने लिखा 1852 में, ऐसा धर्म जिसमें सिर्फ एक इंसान को फायदा हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, बाकी सब उससे महरूम है, उसे इस धरती से खत्म हो जाना चाहिए और ना ही वो कभी हमारे दिमाग में आए कि हम जो है ऐसे रिलीजन के लिए प्रति गर्व महसूस करें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि हमारी जो स्टडी है संस्कृताइजेशन की, मॉडर्नाइजेशन की, सेक्युलराइजेशन की और वेस्टर्नाइजेशन की, इसके प्रति हमारी अप्रोच कैसी रही। तो हमारा ये जो चैप्टर है इसमें इन चारों कॉन्टेक्स्ट को, या हम जैसे कहते हैं संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन, इन सबको डील किया गया है अलग अलग सेक्शंस में। पर जैसे जैसे डिस्कशन हमारा ओपन होता जाएगा हमें ये पता चलता जाएगा कि बहुत सारे तरीकों से
वो ओवरलैप भी करते हैं और बहुत सारी सिचुएशंस में साथ में एग्जिस्ट भी करते हैं। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें वो बिल्कुल अलग तरीके से ऑपरेट किए जाते हैं। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि एक ही इंसान वो कुछ तरीकों से तो मॉडर्न है और कुछ तरीकों से कहा जाए तो वो पूरी तौर से ट्रेडिशनल है। ये जो कोएग्जिस्टेंस है ये देखने को मिलती है एक तरह से प्राकृतिक तौर पे इंडिया के अंदर या जो बहुत सारी नॉन वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके अंदर। पर ये जो हमारी सोशियोलॉजी है ये आप भी जानते हैं कि जो नेचुरलिस्ट तौर पे एक्सप्लेनेशन बताया गया है उसका जो कंटेंट है उस तक सीमित नहीं है। जैसा कि हमारा लास्ट चैप्टर था उसमें हमने ये देखा कि जो कॉलोनियल मॉडर्निटी थी उसके कुछ अपने पैराडॉक्सेस थे, खामियां थी। जैसे एग्जाम्पल ले लो वेस्टर्न एजुकेशन। कॉलोनियलिज्म क्या चाहता था कि जो इंग्लिश एजुकेशन है उसमें इंडियन मिडिल क्लास जो है उसको ज्यादा बढ़ाया जाए, उसकी ज्यादा ग्रोथ हो और वो इंग्लिश पढ़ा लिखा हो। अब जो इंडियन मिडिल क्लास थी उसने क्या पढ़ा, उसने वेस्टर्न एनलाइटमेंट के जो थिंकर्स थे उनके बारे में पढ़ा, जो लिबरल डेमोक्रेसी के फिलोसफर्स के बारे में उनके बारे में पढ़ा और ये सपना देखने लग गया कि अब इंडिया भी जो है वो एक तरह से लिबरल और प्रोग्रेसिव होगा। पर तब भी हुआ क्या कि जो कॉलोनियल रूल था उसमें उनको बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ा। उसके कारण उनकी जो अपनी एक प्राइड थी ट्रेडिशनल लर्निंग में और स्कॉलरशिप में वो और ज्यादा बढ़ गई। आपने देखा कि किस तरह का ट्रेंड था 19th सेंचुरी रिफॉर्म मूवमेंट्स में। अब जैसे जैसे ये चैप्टर हम पढ़ते जाएंगे हमें इसमें समझ में आएगा कि जो मॉडर्निटी है वो खाली नए आइडियाज ही नहीं है बल्कि रीथिंकिंग है और रीइंटरप्रिटेशन है ट्रेडिशन की भी। चाहे कल्चर हो चाहे ट्रेडिशन हो, इन दोनों की अपनी एक लिविंग एंटिटीज होती। लोग इनको सीखते हैं और फिर इनमें चेंजेस करते हैं। अब एग्जाम्पल ले लीजिए आप साड़ी का या जैन का सैम या जो सारोंग होता है जो कि इंडिया में पहना जाता है। ट्रेडिशनल तौर पे जो साड़ी है वो एक ऐसा लूज अनस्टिच किया हुआ कपड़ा है जिसको कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके से पहना जाता है। स्टैंडर्ड वे जो है वो ये है कि जो मॉडर्न मिडिल क्लास वुमेन है वो उसको पहनती है बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन से एक ट्रेडिशनल साड़ी जिसमें वेस्टर्न पेटीकोट होता है और ब्लाउज होता है। इंडिया की जो स्ट्रक्चरल और कल्चरल डाइवर्सिटी है वो अपने आप में एक तरह से पहचान है, सेल्फ एविडेंट है वो। ये जो डाइवर्सिटी है ये क्या शेप देती है अलग अलग तरीकों के, कि मॉडर्नाइजेशन हो या वेस्टर्नाइजेशन हो, संस्कृताइजेशन हो या सेकुलराइजेशन हो, ये असर डालते हैं या असर नहीं डालते हैं अलग अलग लोगों के जो ग्रुप्स हैं उनके ऊपर। अब जो हम पढ़ेंगे उसमें हम इन्हीं डिफरेंसेस को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। जो एक कंस्ट्रेंट है, एक रिस्ट्रिक्शन है स्पेस का, वो हमको इससे और ज्यादा डिटेल बताने में एक तरह से मना करता है, रोकता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप एक्सप्लोर करो, आइडेंटिफाई करो जो कॉम्प्लेक्स तरीके हैं मॉडर्नाइजेशन के जो खास तौर से लोगों पर असर डालते हैं कंट्री के अलग अलग हिस्सों में, या उसका क्या असर है अलग अलग क्लासेस पे, कास्ट पे, एक ही रीजन के अंदर। यहाँ तक कि मेन और वुमेन जो हैं वो सेम क्लास या कम्युनिटी, उनके ऊपर क्या असर है। तो हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो संस्कृताइजेशन के कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं। रीजन इसका क्या है, क्योंकि ये रेफर करता है उस प्रोसेस को जो कि संबंध रखता है सोशल मोबिलिटी से, और ये कॉलोनियलिज्म के आने से पहले एग्जिस्ट करती है और साथ ही साथ अलग अलग तरीकों से भी संबंध रखता है। जो बाकी 3 चेंजेस हैं उनके बारे में हम जल्द ही देखेंगे कि किस तरीके से चेंजेस आए उसके अंदर जो कॉलोनियलिज्म के कारण हुए। इसमें आपको डायरेक्ट एक्सपोजर देखने को मिलेगा वो मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज का फ्रीडम और राइट्स को लेकर। साथ ही साथ हमने जैसे पहले मेंशन किया था ये जो एक्सपोजर है ये हमें एक तरह से दिखाएगा कि किस तरह से जो इनजस्टिस थी वो एक तरफ थी और ह्यूमिलिएशन जो थी वो दूसरी तरफ थी। साथ ही साथ हमें एक इच्छा भी होगी कि हम अपने ट्रेडिशनल जो पास्ट है या जो हेरिटेज है उसकी तरफ वापस लौट जाएं। तो इसी मिक्स में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया जो है वो कैसे डील कर रही थी मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन और सेकुलराइजेशन के साथ। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल चेंज। पहला है संस्कृताइजेशन, ये करते हैं अगले